हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। होम लोन लेने से पहले हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और लेने के बाद भी हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लोन वाले हमारे साथ जो लोन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं वो किस तरीके से हमारे साथ चीटिंग कर सकते हैं, उससे आज मैं आपको बचने के तरीके बताऊंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि कौन लोन लेने के लिए एलिजिबल है और किसी को कितना लोन लेना चाहिए। तो आज हम इस बारे में सारे बात चीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सारी वीडियो पे मेरी आप बने रहना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं होम लोन की। होम लोन जो होता है दुनिया में ये सबसे सस्ता लोन होता है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बैंक, फाइनेंस कंपनी या और भी कोई फाइनेंसर है, हम उससे अगर होम लोन लेते हैं तो वो हमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हम गाड़ी घोड़ा, कोई गाड़ी खरीद ली, ट्रक खरीद लिया, बस खरीद लिया, बाइक खरीद ली, फोन ले लिया किस्तों पे, तो हो सकता है हम उसकी किस्त रोक दें। किसी कारण से हम फाइनेंशियल डाउन हो गए तो हम रोक सकते हैं। और होम लोन में क्या होता है होम लोन में हम दिल से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई आज हम होम लोन नहीं भरेंगे तो कल को हमें दिक्कत पड़ेगी। हमारा फाइनेंसर है, जो हमारा बैंक है, वो हमारे से हमारा मकान खोस लेगा और फिर वो उसको वापस नहीं करेगा, नीलाम कर देगा। जो किस्तें हम भर चुके होंगे, मान लो हमारा लोन 20 साल का है और हम 5 साल किस्त भर चुके हैं या हम 10 साल किस्त भर चुके हैं, बैंक उसको नीलाम कर देगा और वो पैसा हमारा 10 साल का खत्म हो जाएगा लगभग। हो सकता है बैंक कुछ ज़्यादा का वो हमारा मकान बिक जाए, कुछ पैसा हमें रिफंड कर दे, पर मोटा मोटा हम मान के चलें तो वो हमारा जो हमने पैसा दिया भरा है वहाँ पे वो हमारा लगभग खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें बैंक का लोन सिक्योर है। अब सवाल आता है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हम होम लोन लेके कोई मकान बनाएंगे या बना बनाया मकान लेंगे या फ्लैट लेंगे, तो हमें कहाँ लेना चाहिए। अब जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ पे है हुड्डा, हरियाणा हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इसको सभी हरियाणा वासी जानते हैं कि एक सरकार का डिपार्टमेंट है जो कि कॉलोनी बना के उसको अच्छे से डेवलप करके उसको सेल करता है, उसमें इजीली लोन हो जाता है। अब आते हैं प्राइवेट बिल्डर, जैसे अंसल, पार्श्वनाथ, CSD सिटी, अल्फा, ALB और भी बहुत से हैं यहाँ करनाल में भी जो काम कर रहे हैं। मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ। अब लोग सोचते हैं कि इन्होंने भी भाई हुड्डा से परमिशन ली होगी तो ये लीगल कॉलोनी है या इनलीगल कॉलोनी है। ये लीगल कॉलोनी है, पर हुड्डा के पास कोई पावर, कोई अख्तियारात नहीं है इन्हें को परमिशन देने के कि आप कॉलोनी बसा लीजिए। तो ये कॉलोनी अगर ये बिल्डर बसा रहे हैं तो ये कहाँ से परमिशन लेके आते हैं? किसके पास ये राइट्स हैं? गवर्नमेंट ने किसको अख्तियारात दिए हैं कि इनको कॉलोनी बसाने की परमिशन दी जाए? वो है DTCP के पास, डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर। ये वहाँ से परमिशन लेके आते हैं, जो DTCP की गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी कॉलोनी को बसाते हैं। वो ऐसे करनाल में, पानीपत में, जहाँ भी सारे हरियाणा में ऐसे ही होता है। अगर आप पंजाब में हैं तो वहाँ पे है पुड्डा, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली में जाएंगे तो आ जाएगा DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आप राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ आ जाएगा JJD। तो ऐसे करके लगभग सारे देश के अंदर हमारे ऐसे ये बिल्डर काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी ये परमिशन लेंगे DTCP से परमिशन लेंगे, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब सवाल ये है, क्या हमें इनकी कॉलोनियों में मकान, फ्लैट, दुकान कुछ भी लेना चाहिए? हाँ, जवाब उसका ये आएगा कि अगर आप लेना चाहते हैं, आपको ठीक लग रहा है तो आप ले लीजिए। हाँ, कुछ ये किस तरह से प्राइवेट कॉलोनाइजर हमारे साथ फ्रॉड भी करते हैं, वो मैं इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बता दूंगा कि किस तरीके से हमारे साथ ये फ्रॉड करते हैं या कर सकते हैं और किस तरीके से हमें इनसे बचना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज हमारी वीडियो जो है वो होम लोन के ऊपर है, तो हम होम लोन के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे। अब होम लोन क्या है? हमारे देश में आज भी करोड़ों आदमियों के पास अपना मकान नहीं है।
जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मैं अपनी जिंदगी में कम से कम एक अपने सर के ऊपर मैं छत तो कर ही लूँ। मैं जब से हरिद्वार जाऊं, मैं खुद अगर मैं भी हूं, मेरे पास मकान नहीं है, मेरी सोच ये है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को एक छत तो कम से कम मैं दे जाऊं, उनका एक मकान तो मैं बना ही दूं, चाहे मेरा वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर मेरा छोटा भी है तो मेरे लिए तो वो ताजमहल है, क्योंकि मुझे किसी का किराया नहीं देना। ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मध्यम वर्गीय परिवार क्या करते हैं, अब उतना पैसा तो है नहीं। मान लो आज मैं पैसे इकट्ठे करने शुरू करूं, मैं सोचूं भाई मैं 50 लाख रुपए का एक फ्लैट ले लूँगा कहीं पे भी ABC। अब वो 50 लाख रुपए तो मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ, उससे 50 लाख रुपए अभी एकदम से मेरे पास इकट्ठे नहीं होंगे। अब जब तक मैं इकट्ठे करूँगा उस प्रॉपर्टी की कीमत 10 गुना हो जाएगी। अब तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या तरीका है, मैं सोचूंगा यार 10-12 लाख रुपए तो मेरे पास पड़े हैं और बाकी का मैं लोन करवा लेता हूँ। तो मैं किसी भी बैंक में जहाँ पे लोन होते हैं, या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बहुत सी हैं, वो भी लोन प्रोवाइड करवाती हैं, होम लोन। या फिर कुछ कंपनियां ऐसी हैं, हाउसिंग कंपनी जिनको बोलते हैं, वो सिर्फ होम लोन ही प्रोवाइड करवाती हैं, उसके अलावा वो कुछ काम नहीं करती। अब होम लोन होता कितना है, वो जितनी प्रॉपर्टी की कीमत होती है उसका लगभग 70 से 80% तक होता है। अगर हमारी प्रोफाइल डाउन है तो हो सकता है 60 हो, हमारी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है तो हो सकता है हमारा 85% हो जाए। बट मुझे लगता नहीं कि 100% कोई बैंक लोन देता है। अगर वो 100% दे देगा तो उसका बैंक का पैसा फंसने के चांस है। क्या कारण है, आज मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया किसी बैंक से और उसने 1 करोड़ का ही मेरे को इशू कर दिया। अब प्रॉपर्टी की कीमत होगी डाउन, क्योंकि प्रॉपर्टी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आजकल बिल्कुल ही डाउन है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आप अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाएं, कम से कम 2-3 साल और वेट करें। आप रेंट भर रहे हैं, भरते रहें, आप जितना रेंट भरेंगे उससे 100 गुना पैसा आपका प्रॉपर्टी खरीदते टाइम बच जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी दिन पर दिन नीचे आती जा रही है, कस्टमर है नहीं, जेन्युइन बायर होता है वो नहीं है, फाइनेंसर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए इस काम से। अब ये मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं 23 साल से बिजनेस कर रहा हूं, कि आने वाले 2-3 साल में और प्रॉपर्टी डाउन होगी। और कोविड-19 की वजह से तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया, इसका बिल्कुल ही कबाड़ी का रेट हो गया और आने वाले भविष्य में और ज्यादा कम होगा। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अगर हम होम लोन लेना चाहते हैं, सपोज अगर मैं लेना चाहूं और मैं 1 करोड़ का होम लोन लेना चाहूं तो मेरे पास अपने 20 से 25 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए ताकि मैं अप्लाई कर दूं। अब होम लोन ले कौन सकता है, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस वाले को भी दे देते हैं, उसकी पे स्लिप देख के कितने साल से वो काम कर रहा है, उसकी बैंक स्टेटमेंट देख के। और जो खुद से बिजनेस करते हैं उनका भी होम लोन इजिली हो जाता है। उसमें 2-3 चीज बैंक देखता है। सबसे पहले तो मेरा रेजिडेंस कहाँ है, अभी मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, दूसरा मेरी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, कितनी मेरी ट्रांजैक्शन होती है, मैं क्योंकि बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी कोई सैलरी नहीं है, तो कितना मेरा अप डाउन बैंक में हो रहा है वो। एक चीज और जो कि आजकल मेन देखी जाती है, सिबिल स्कोर। अगर मैंने आज से पहले कोई लोन लिया है, वो टाइमली चुकाया है नहीं चुकाया है, वो सारी चीजें मैटर करती है। अगर मैंने कोई किस डिफॉल्ट की है तो वो मेरे माइनस पॉइंट में चला जाएगा। 2 करी, 1 करी, 3 करी, बाद में पैसे दे दिए, या मैंने कोई क्रेडिट कार्ड लिया उसकी पेमेंट नहीं करी, बाद में कर दी या कम कर दी, वो बैंक मेरे से सेटलमेंट कर लेगा। मैंने देने 5 लाख रुपए हैं बैंक के क्रेडिट कार्ड के, विद इंटरेस्ट बैंक कहेगा चलो भाई साहब आप 3.5 लाख रुपए दे दो, और वो डन कर देगा। वो इंटरेस्ट में से भी कुछ पैसा छोड़ देगा क्योंकि उसके वो 5 लाख थे ही नहीं। तो फाइनली वो क्या करेगा, मुझे तो बोलेगा नहीं, मेरे को NOC दे देगा और मेरा सिविल खराब हो जाएगा। जब मेरा सिविल खराब हो गया और फिर मैं सोचूं यार दूसरे बैंक पे चले जाता हूँ, इसको क्या पता, वो सिविल की रिपोर्ट, सिविल एक सरकार की साइट है, वो वहां पे सिविल की रिपोर्ट भेज देंगे और वहां से वो जो भी कोई फाइनेंस कंपनी या बैंक की, आजकल फाइनेंस कंपनी जो भी करती हैं वो सिविल रिपोर्ट को देखती है मेरी। अब मेरा नाम तो यही रहेगा अमरदीप कादियान, मेरा पैन नंबर भी यही रहेगा, आधार कार्ड भी यही रहेगा। तो आजकल बड़ा इजीली है उनके लिए वो ट्रैक करना, वो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड वहां से निकाल लेंगे कि इसका आदमी का सिविल कैसा है।
अगर मेरा सिबिल 750 से प्लस है तो मुझे कोई बैंक लोन देगा। अगर 750 से कम है तो फिर हो सकता है मुझे एनबीएफसी कंपनियां लोन दे, कोई बैंक ना दे। अब डिपेंड करता है, अगर मुझे कोई बैंक दे रहा है, नेशनलाइज बैंक दे रहा है, प्राइवेट बैंक दे रहा है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब मैं चला गया एनबीएफसी के पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास, उनका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और वहां भी नहीं मिला। फिर वो कई हैं जो फाइनेंसर हैं, या मैंने मुगल कनाल पे यहाँ देखे हैं, वो 24% ब्याज तक भी ले रहे हैं और होम लोन दे रहे हैं। वो अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं मिलता तो वो उनके पास जाता है। अब हमें कितने परसेंट लोन मिल सकता है? जवाब है 70-80, 60 से लगभग 80-85, तो मैक्सिमम है 85 मान के चलो, बस वो डेडलाइन है। अब हमें लोन कितना लेना चाहिए? जितनी हमारी इनकम है पर मंथ की, सपोज 1 लाख रुपए है तो हमें 40% से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। ये थंब रूल है। मैक्सिमम हमारी किस्त जो है वो 40% उसकी किस्त जानी चाहिए। मतलब 1 लाख अगर मेरी इनकम है तो मैं इजिली 40,000 रुपए पे कर सकता हूं। वो भी सिर्फ होम लोन की नहीं, बहुत से आदमी और भी लोन लेके रखते हैं। कोई गाड़ी लोन पे ले ली, कोई पर्सनल लोन ले लिया, फोन ले लिया, या कोई इस टाइप की चीज ले रखी है उसने ऑलरेडी। तो आपको वो कैलकुलेट करनी चाहिए कि भैया मेरी 15,000 रुपए किस्त तो मेरी पहले ही जा रही है, तो मैं 25 लाख रुपए का लोन लूं। ये इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। आप 40% तक इजिली अपनी किस्त भर सकते हैं, भर 50 भी सकते हैं, पर आप अनकंफर्ट हो जाओगे। आप सोचो यार मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा, मैं 30,000 रुपए में ही अपना काम चला लूं और 70,000 रुपए में किस्त देता रहूंगा, मैं इस हिसाब से अपना लोन करवा लूं, वो पॉसिबल नहीं है। अभी तो आप ले लोगे, 2-4 महीने भरोगे, लेकिन वो लोन है 20 साल का, वो आप उसको इजिली पे नहीं कर पाओगे, डिफॉल्ट हो जाएगा, पेनल्टी लगेगी, फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम अप होती है, हमारा लिविंग स्टाइल अप होता चला जाता है। अब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मैं होंडा सिटी में घूमूंगा। अब मैं 10 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा महीने के, तो मैं ऑडी, बुगाड़ी, इस टाइप की गाड़ी लूंगा, और बड़ा 1,000 गज का मकान ले लूंगा, 20 एसी और लगा दूंगा, तो 10 नौकर रख लूंगा। तो मेरा क्या है, जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से खर्चा मेरा बढ़ता चला जाएगा। अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये है तो मैं 4,000 रुपये इजिली पे कर सकता हूँ पर मंथ के। 1 लाख है तो 40,000 रुपये, 10 लाख है तो फिर भी मैं 4 लाख रुपए इजिली पे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 लाख होने के बाद मैं 7 लाख रुपए पर मंथ पे कर दूंगा, नहीं, वो मैं अनकंफर्ट जोन में चला जाऊंगा। सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, जब हम लोन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया किसी बैंक से, अब उस बैंक ने मेरे वो ओके कर दिया। बैंक वाले क्या करते हैं, सारे ही बैंक वाले तकरीबन, और एनबीएफसी कंपनियां भी, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां वो भी यही काम करती हैं। वो क्या करते हैं, बैंक, सारे बैंक वालों ने एक इंश्योरेंस कंपनी का भी परमिशन ले रखी है, उसका लाइसेंस ले रखा है अपने पास। वो क्या करते हैं, मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन देंगे और उसको 1 करोड़ का ही मेरा इंश्योरेंस कर देंगे। भाई अमरदीप कादियान, हमने आपको 1 करोड़ रुपया लोन दे दिया, आप मकान दुकान जो बनाना है बना लो, मकान कोठी जो भी बनानी है आप बना लो, हमें कोई इतराज नहीं है। ये हमने आपका 1 करोड़ रुपए का लोन के साथ 1 करोड़ रुपए का हमने इसका इंश्योरेंस कर दिया। इसका नाम हिंदी में इसको बोलते हैं ऋण सुरक्षा। भाई जो मैंने ऋण लिया उसकी सुरक्षा बैंक ने मेरे को प्रोटेक्ट कर दिया। कल को मैं नहीं रहा, सपोज वो मोटा मोटा ये होता है कि लगभग बैंक 20 साल का लोन देता है। 20 साल का अगर मैं लोन लूंगा तो मोटा मोटा किस्त होगी मेरी 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ की 1% चलती है। कोई थोड़ी किसी का बैंक ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हो सकता है 90,000 की हो जाए, 85,000 की हो जाए, 50,000 की नहीं होगी किसी भी बैंक की, ये कन्फर्म है। तो वो उतने को उसको प्रोटेक्ट कर देंगे मुझे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने लोन दे या मुझे, लोन से तो ब्याज की वो कमाई करेगा ही करेगा, साथ में वो अपना इंश्योरेंस भी बेचना चाहता है, वो इंश्योरेंस भी उसके साथ ही बेच देगा। अब मैं कहूंगा भाई साहब इंश्योरेंस की तो मुझे जरूरत नहीं, मेरे को तो 1 लाख रुपए किस्त है मेरी, तो वो उसकी 5-7 हजार रुपए और एक्स्ट्रा हो जाएगी उसकी पर मंथ की। महीने में मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो हो जाएगी 60,000 रुपए। भाई मेरे को हर साल 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मेरे को तो भाई साहब 20 साल में 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और मैं अभी तो स्वस्थ हूं, अभी तो मेरे मरने के चांस नहीं है, और मैं अपनी 1 लाख ही देना चाहता हूं। तो वो मुझे ये बोलेंगे, ज्यादातर बैंक वाले बोलते हैं कि भाई साहब ये तो लोन तब होगा तो इनबिल्ट है, ये तो इसके साथ ही आपको मैंडेटरी है तो लेना ही लेना पड़ेगा।
बट ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी एक अलग डिपार्टमेंट है, बैंकिंग एक अलग सेक्टर है, इंश्योरेंस कंपनी एक अलग सेक्टर है। कोई भी बैंक हमें लोन देते हो ये फोर्स नहीं कर सकता, वो ये तो हमारी कोई कमी निकाल के यार तेरी इनकम सही नहीं है, तेरा टैक्स सही नहीं है, वो ना कर सकता है। पर इस ब्याह पे मेरे लोन को, एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं कर सकता कि भैया मैं तो आपको ये लेना पड़ेगा भाई इंश्योरेंस, और मैं उसको ना करो। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई लेना ही पड़ेगा, आप नहीं ले रहे तो मैं आपको लोन भी नहीं दूंगा। ऐसे नहीं, इंश्योरेंस के लिए IRDA की गाइडलाइंस है, किसी के ऊपर हम दबाव नहीं डाल सकते। मेरी मर्जी है, मैं लूं मैं ना लूं। बट मेरी सलाह ये है कि कोई भी आदमी 1 करोड़ का, 10 लाख का, 20 लाख का, जितने का भी लोन ले रहा है उसको ऋण सुरक्षा ले लेनी चाहिए, फ्यूचर में उसके वो काम आएगी। सपोज मैंने आज 1 करोड़ का लोन लिया और मैं 4 साल के बाद चला गया हरिद्वार, मेरा तो हो गया हैप्पी बर्थडे। अब क्या होगा, अगर मेरी ऋण सुरक्षा है तो वो लोन वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी और मेरी वाइफ को NOC दे दी जाएगी, वो रजिस्ट्री मेरी वाइफ को दे दी जाएगी। अब क्योंकि मैंने वसीयत करवा रखी है, मैं वसीयत के टॉपिक पे कल एक वीडियो डाली थी, अगर आपने ना देखी हो तो वसीयत के बारे में आप देखना। उस वसीयत के बिहाफ पे मेरी वाइफ के पास सारे इख्तियारात उस मकान के, कोठी के आ जाएंगे। वो उसको बेच खरीद सकती है, जो मर्जी कर सकती है, चाहे तो उसमें लाइफ टाइम के लिए रह सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो होगी ऋण सुरक्षा। अगर मैंने नहीं ली और मैं 4 साल के बाद नहीं रहा, अब 4 साल की किस्त मैं पे कर चुका हूं, जितनी मैं पे कर चुका हूं, बैंक बोलेगा मेरी वाइफ को कि बहन जी 16 साल की और किस्तें आपकी इस कोठी की, अब अमरदीप का ध्यान तो नहीं रहा, अब आप पे कीजिए। अब वो कहां से पे करेगी, वो तो हाउस वाइफ है, वो जो टैलेंट है पैसा कमाना अमरदीप का ध्यान को आता है, वो दे रहा था पैसे इजीली, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो रहे नहीं तो कहां से, वो पहले ही फाइनेंशियली डाउन हो गया। तो ऋण सुरक्षा लेनी चाहिए, बट उसका एक पैसे बचाने का आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूं ऋण सुरक्षा का। सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, अब मैं बैंक को बोल लूं भाई साहब मैं तो लेता नहीं भाई, मैं तो होम लोन लूंगा भाई साहब, मेरे को ऋण सुरक्षा नहीं लेनी। आप एक अलग से टर्म प्लान ले लीजिए किसी भी कंपनी से। सपोज मेरी उम्र 30 साल है, अगर मैं 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहा हूं तो मेरी बैंक उसके साथ जो इंश्योरेंस की किस्त बनाएगा 5-6 हजार रुपए कर देगा। और अगर मैं वैसे टर्म प्लान लूं तो मेरे को मैक्सिमम 15-16-17 हजार रुपए का आराम से मुझे मिल जाएगा 30 हजार रुपए का। 30 हजार का क्या होगा, 30 हजार रुपए मैंने नहीं सॉरी 1 करोड़ रुपए का मेरे को 15 हजार रुपए मैंने किसी कंपनी को दिए, उसने 1 करोड़ रुपए की मेरे को सिक्योरिटी दी। भाई 1 करोड़ रुपए का आपकी सिक्योरिटी होगी, आप नहीं रहे, अब मैं 4 साल के बाद नहीं रहा, उसी ऑप्शन पे आ जाते हैं। होम लोन मेरा चला हुआ है, अब मेरे को बैंक मेरी वाइफ को क्या बोलेगा, भाई 16 साल की किस्त है, ठीक है भाई 16 साल की, लेकिन ये क्लेम उधर जाके उस इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, भाई मेरा हस्बैंड नहीं रहा और ये इसके डॉक्यूमेंट्स है, डेथ सर्टिफिकेट है, और मुझे क्लेम दे दिया जाए। वहां से उसको वो 1 करोड़ रुपया पूरा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है। उस 1 करोड़ में से जितना उसको उस लोन का अमाउंट पे कर रहा है वो इसको इजिली पे कर सकती है। और जो वो उसको क्लेम मिलेगा मेरी वाइफ को, वो धारा 80C के तहत टैक्स फ्री है, क्योंकि उसने वो कमाई नहीं की, वो उसके लॉस की पूर्ति, क्षति पूर्ति, वो फाइनेंस जो इंश्योरेंस कंपनियां उसने जो उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ उसको पूरा कर दिया। अब जो 1 करोड़ रुपए का मैं बैंक से उसके साथ ऋण सुरक्षा लूं तो मुझे साल के देने पड़ेंगे लगभग 50 हजार रुपए। अगर मैं वही लूं अलग से टर्म प्लान ले लूं तो मुझे 15 हजार रुपए, तो मेरे 45 हजार रुपए बच गए। इस तरीके से आप लोन लीजिए, आपका पैसा ये बच सकता है। 40% से ज्यादा किस्त ना करवाइए, इधर से आपका पैसा बच गया। तीसरी बात, आपका अगर किसी सारे देश में आपके नाम कोई मकान जमीन जायदाद कुछ नहीं है और आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको 2,67,000 रुपए की सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल सकती है। वो उसकी डिटेल आप नेट पे जाके सारी सर्च कर सकते हैं, उसमें कुछ इनकी गाइडलाइंस है, कुछ पैरामीटर है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, वो आप वो जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं। और वो भी आप 2,67,000 रुपए की रिबेट वो मूल में नहीं मिलेगी। आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख में 2,67,000, वो सिर्फ मार्केटिंग है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां और ये बिल्डर बताते हैं आ जाओ भाई 2,67,000 रुपए, वो ऐसा नहीं है कि हमने 10 लाख रुपए का लोन, 10 लाख का मकान है उसमें 2,67,000 नहीं, जो ब्याज लगेगा
जो हमारा इंटरेस्ट लेगा। जो भी फाइनेंस कंपनी, किसी भी हम बैंक से ले लें, किसी भी फाइनेंस कंपनी से ले लें, किसी भी एनएफसी से हम होम लोन ले लें, तो हमें वो सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो होगी लोन के ऊपर, वो डायरेक्ट उस कंपनी को मिल जाएगी, हमें उतना जो इंटरेस्ट है वो कम पे करना पड़ेगा। तो ये यहां तक तो हम सारी बात क्लियर कर चुके हैं। अब बात रहेगी कि हमने अगर कोई हमारा लोन चला हुआ है ऑलरेडी किसी बैंक से, एनबीएफसी से या और किसी कंपनी से, हमने होम लोन की कंपनी से हमने होम लोन ऑलरेडी लिया हुआ है और हम पैसा बचाना अपना चाहते हैं, किस तरीके से हम पैसा अपना बचा सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां या ज्यादातर लोगों ने बैंकों से 9 से 9.5, 10, 8, 8.5 इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लिया हुआ है। चाहे उसने 10 लाख रुपए ले रखा, चाहे 5 करोड़ रुपए ले रखा, 1 करोड़ रुपए ले रखा, जैसा उसका बजट था, जैसा उसने मकान बनाया था, उस हिसाब से उसका लोन हुआ है और वो कंटिन्यू अगर चल रहा है। तो अब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया है, तो उसकी वजह से तकरीबन सभी बैंकों ने ब्याज दर घटा दी है। कुछ बैंकों ने तो इवन 7% तक कर दिया एनुअल, मतलब 100 रुपए पे 7 रुपए ब्याज लगेगा 1 साल का। ये कुछ बैंकों ने कर दिया, वो भी आप नेट पे आराम से सर्च कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, आप अपने बैंक के पास जाइए, जिस बैंक से आपने लोन करवाया एनबीएफसी से, उससे बात कीजिए कि भैया वहां तो 7% पे मिल रहा है, आप मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, नहीं तो मैं इसको लोन को ट्रांसफर करवा लूंगा। अब काफी टाइम से जैसे नंबर पोर्टेबिलिटी स्टार्ट हो गया कि हम किसी भी कंपनी का, जैसे मेरे पास वोडाफोन का नंबर है, मैं उसको चाहूं तो जियो में कन्वर्ट करवा सकता हूं, मेरा नंबर वही रहेगा, मेरा सर्विस प्रोवाइडर बदल जाएगा। ऐसे ही होम लोन में भी सरकार ने ये सहूलियत दे दी है। मैं चाहूं, मेरा किसी बैंक पे है, मैं एनबीएफसी कंपनी पे ट्रांसफर करवाना चाहूं या एनबीएफसी है किसी बैंक पे करवाना चाहूं, तो मैं इजिली करवा सकता हूं, वो लीगल है। उस बैंक मेरा ये नहीं बोल सकता मेरे को कि भैया हम आपको नहीं जाने देंगे, आपने तो मेरे से 1 करोड़ रुपए लिया था, वो मेरी मर्जी है, भैया लिया था, आपकी किस्त दे दी, अब मैं आपसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। जैसे नंबर पोर्टेबिलिटी है, उधर हम ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर वो दूसरी कंपनी वाला कोई फ्री में हमारा फोन नहीं चलाता, वो भी हमारे से कुछ पैसा लेता है। अगर वो हमें सर्विस बढ़िया दे रहा है, हम उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही होम लोन में अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उधर वो हमें कम दे रहा है, तो हम उधर ट्रांसफर इजिली हो जाते हैं। बस उसमें ट्रांसफर होने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी किस्तें डिफॉल्ट ना हुई हो, कि एक आधी तो चलो चल जाएगी, बहुत ज्यादा। अब जैसे मोरिटोरियम के दौरान अगर किस्त आपकी डिफॉल्ट होगी, वो कोई मैटर नहीं करता, वो तो करोड़ों आदमियों की होगी, ना ही उससे आपका सिबिल खराब होएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें होगी, इससे मोरिटोरियम से पहले हुई है और बहुत सारी हुई है, फिर आपको किसी अदर बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, वो बैंक आपको 90% चांस है कि नहीं देगा। दूसरी चीज देखनी है आपको अपना सिबिल स्कोर, वो कैसे चेक करना है, वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप बैंक बाजार का या बहुत से ऐसे ऐप हैं, उसको लोड कर लो, उसमें आप आसानी से, उनका कैलकुलेटर है, उसमें आप सर्च करके, उसमें आप कैलकुलेट करके अपना हिसाब किताब सारा देख सकते हैं कि मुझे मेरा वहां पर, उसमें आपका सिबिल भी आ जाएगा। अगर आपका सिबिल 750 से ज्यादा है तो आप दूसरे बैंक में अप्लाई कीजिए। 750 से आपका कम है, 700 है, 650 है, तो आपको कोई फायदा नहीं है दूसरे बैंक या फाइनेंस कंपनी में जाने का। वो 100% डैम श्योर है कि वो आपको लोन देंगे ही नहीं, आपका ट्रांसफर वो करेंगे ही नहीं। तो आपको उसमें क्या है, उसमें दूसरे में जाने के लिए आपको दूसरे बैंक को कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, वो शुरू में हमारे से चेक ले लेते हैं और वो रिफंडेबल नहीं होता। वो चाहे एक्सेप्ट करें, हमें लोन दें, हमारा लोन ट्रांसफर करें या ना करें, वो अख्तियारत सारे बैंक या उस फाइनेंस कंपनी के पास है। अगर हमारा 750 से ज्यादा सिविल स्कोर है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है, हमने सारी किस्तें टाइम पे दी है और हमारा बैंक हमारे से ज्यादा ब्याज ले रहा है, उस टाइम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो हमें ठीक लग रहा था, हमने ले लिया था। बट अब क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि हमें कम पे मिल रहा है, तो हम उधर से स्विच उधर कर सकते हैं इजिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें कर भी लेना चाहिए उसमें। और इंश्योरेंस का ध्यान रखना चाहिए, जो मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है। इधर से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने के लिए भी आपने बैंक बाजार का वो कर लिया, उसमें एक कैलकुलेटर होता है, उस कैलकुलेटर में जाके आप पूरा हिसाब किताब 20 साल का एक्यूरेट फिगर वो आपको बता देगा कितनी प्रोसेसिंग फीस
आपका बैंक ले रहा था, कितनी दूसरा बैंक लेगा, कितनी आपको बचत हो सकती है। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, अगर मैंने 8.5% पे 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, अब दूसरा बैंक मुझे 7% पे ऑफर कर रहा है, मैं उधर स्विच कर दूं, मैं कहूं भाई मैं तो ट्रांसफर करवाऊंगा, और वो मेरा हो गया, 20 साल में मोटा मोटा मुझे लगभग 24 लाख रुपए की बचत होगी। 24 लाख रुपए मेरा, वैसे तो 1.5% तो कम लग रहा है, 7 वो दे रहा है, वो 7 पे मुझे पैसा दे रहा है मेरे बैंक को, उसने ही मेरा लोन कर दिया ना, इधर वो दे रहा है, मैंने लेकर 8.5 पे, तो मोटा मोटा मुझे 1.5% की बचत हुई। लेकिन जब उसको सारी रकम को उस कैलकुलेटर में आप डाल के देखोगे तो 23,60,70,000 रुपए के करीब आपकी बचत है, लगभग 24 लाख रुपए के करीब आपकी बचत हो जाएगी। तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है, आप उधर जाइए। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है, कम भी है, अरे भैया 24 लाख की होगी, 10 लाख का होगा तो उधर 2,40,000 रुपए की हो जाएगी, 1 करोड़ में हो रही है 24 लाख रुपए की बचत मुझे 20 साल में। अगर आपने 10 लाख का लिया है तो आपकी 2,40,000 रुपए की हो जाएगी, वो भी एक अच्छा अमाउंट है। बचाव में कुछ आपकी प्रोसेसिंग फीस उधर लग जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपने मेरा वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा और उसको समझा होगा, कोई पॉइंट रह गया हो तो आप उसको रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए। अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा टर्म प्लान के ऊपर। टर्म प्लान में कैसे कैसे इंश्योरेंस कंपनियां हमारे साथ चीटिंग करती हैं या कर सकती हैं। हर आदमी आजकल 2 ही प्लान ले रहा है, एक टर्म प्लान और एक हेल्थ प्लान। इसके अलावा सब कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं बिक रहा है, ना के बराबर बिक रहा है। सबसे ज्यादा हमारे देश में ये ही ज्यादा बिक रहा है। तो मैं उसमें आपको सावधानियां बताऊंगा, किस तरीके से बचाव हो सकता है कि आपका क्लेम आने वाले टाइम में रिजेक्ट ना हो। ये मैं कल जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं सारा आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। तो ठीक है जी, नमस्कार।